जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग को गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। हम लोग को गुप्त साम्राज्य चल रहा था। गुप्त साम्राज्य में हम लोग श्रीगुप्त और घटोत्कच पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों को राजा है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से हम लोग श्रीगुप्त पढ़ लिए थे, जो गुप्त साम्राज्य के स्थापना किए थे, गुप्त वंश का स्थापना किए थे। तो श्रीगुप्त को देख लिए थे। उसके बाद हम लोग घटोत्कच को देख लिए थे। आइए आज हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम पर चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 320 से 335 ईस्वी कहा जाता है। कब से कब तक? 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त का शासनकाल कहा जाता है। उतना से उतना तक वो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक वो शासन किया था। इन्होंने कहा जाता है, किसके बारे में कहा गया था कि मगध और क्या हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 320 से 335 ईस्वी तक। इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर दिया? देखिए, अवध तक था। अवध से बढ़ा करके कहा पश्चिम बंगाल तक लेकर चल गया। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपना विस्तार, राज्य का विस्तार, अपना साम्राज्य का विस्तार पश्चिम बंगाल तक किया। कहां तक? पश्चिम बंगाल तक। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा राजा था गुप्त साम्राज्य का? वो कौन सा राजा था जिन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार पश्चिम बंगाल तक किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद पूछा है गुप्त वंश का जो स्वतंत्र शासक था, ये पूर्ण रूप से यही स्वतंत्र शासक था। कौन था? यही। इसके पहले का जो शासक हम लोग देखे, कौन? श्रीगुप्त। वो क्या देख रहे थे कि कुषाणों का संबंध था। किसका? कुषाणों का संबंध था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो हुआ, एक क्या, ये स्वतंत्र शासक हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र शासक हुआ। उसके पहले के जो राजा था घटोत्कच और श्रीगुप्त, वो कुषाणों के संबंध था। उसको कुषाण का भी अधिकार। यहाँ से क्या हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक बना। क्या? स्वतंत्र राजा बना। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि लिया। कौन सा उपाधि लिया? पूछता है कि महाराजाधिराज की उपाधि कौन लिया? तो चंद्रगुप्त प्रथम। पूछे है कि गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था जो महाराजाधिराज की उपाधि लिया? क्या? महाराजाधिराज की उपाधि लिया। तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसा शासक था गुप्त वंश का जिन्होंने प्रथम बार महाराजाधिराज की उपाधि लिया। उसके बाद इसका शादी किससे होता है? चंद्रगुप्त प्रथम का शादी लिच्छवी के राजकुमारी, क्या? लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से होता है। किसको से? कुमार देवी से होता है। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी के राजकुमारी, किससे? लिच्छवी के राजकुमारी से, जिसका नाम कुमार देवी था, उससे चंद्रगुप्त प्रथम की शादी होता है। और इसी के गर्भ से जो कुमार देवी है, इसी के गर्भ से चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है वो समुद्रगुप्त होता है। कौन? समुद्रगुप्त होता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा जो होता है वो समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त किसका बेटा था? तो यहाँ देखिए, कुमार देवी। किसका? कुमार देवी के ही गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। और वही समुद्रगुप्त आगे शासन करता है। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त होता है। कौन? समुद्रगुप्त होता है। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका शासनकाल कब से कब तक? 320 से 335 ईस्वी तक। कब से? 320 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और इनके शासनकाल को इनके वंश का, जैसे गुप्त वंश हो गया, तो गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक इन्हीं को कहा जाता है। किसको? इन्हीं को, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जो श्रीगुप्त था और घटोत्कच था, वो कुषाणों के संबंध था। किसके संबंध था? कुषाणों के संबंध था। अब देखिए, इसके संबंध देखिए, जो भाषा पूछा जाता है, जो राजकीय भाषा, क्या? राजकीय भाषा पूछा जाता है। तो हम लोग पीछे क्या देखे थे? राजकीय भाषा प्राकृत। तो प्राकृत तो है ही, क्या? प्राकृत तो है ही।
अब प्राकृत अगर ऑप्शन में नहीं रहे, अगर प्राकृत भी है तो ज्यादातर ऑप्शन से होता है क्या, संस्कृत। प्राकृत और संस्कृत दोनों था, हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। तो देखिए संस्कृत मारना है, क्या मारना है, संस्कृत ऑप्शन को टिक करना है हम लोग को। क्या, राजकीय भाषा, गुप्त साम्राज्य का अगर राजकीय भाषा पूछ दिया तो हम लोग को संस्कृत टिक आउट करना है, किसको, संस्कृत को। उसके बाद क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद वो लिच्छवी के राजकुमारी, किससे, लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है, और कुमार देवी के ही गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म होता है। किसका, समुद्रगुप्त का जन्म होता है, और वही समुद्रगुप्त आगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होता है, और आगे का शासक वही होता है। तो आइए हम लोग समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं, किसको, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का पिता का नाम पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, और माँ के नाम पूछेगा तो कुमार देवी। इतना तो कंफर्म है। उसके बाद आते हैं अब समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो देखिए ये 35 तक रहा था, चंद्रगुप्त प्रथम 35 तक रहा, और उसका उत्तराधिकारी हो गया कौन, समुद्रगुप्त। तो 35 के बाद 35 से लेकर के 75 तक, कब तक, 35 से लेकर के 75 तक, 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहता है। किसका, समुद्रगुप्त का शासन रहता है। और समुद्रगुप्त का किया कि अपना राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। कहा, अपना राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। और इसका उपाधि क्या, समुद्रगुप्त का उपाधि कौन कौन है, तो बहुत प्रसिद्ध इसको उपाधि था। देखिए उपाधि में कविराज, क्या, कविराज का उपाधि किसको दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है कि कविराज का उपाधि किसे दिया गया है, तो समुद्रगुप्त। किसको, समुद्रगुप्त। बी कर्मक, क्या, बी कर्मक की उपाधि तो समुद्रगुप्त। श्री विकर्मक, क्या, श्री विकर्मक तो समुद्रगुप्त। क्या क्या, कविराज, विकर्मक और श्री विकर्मक, क्या, श्री विकर्मक। समुद्रगुप्त का देखिए सबसे जो है प्रसिद्ध उपाधि क्या था, सबसे प्रसिद्ध उपाधि पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध उपाधि क्या था, तो उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या, भारत का नेपोलियन है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, किसने कहा था, अब देखिए विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन, विसेंट आर्थर स्मिथ ने इसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन कौन, तो समुद्रगुप्त। कौन, भारत का नेपोलियन कौन, तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन, विसेंट आर्थर स्मिथ। सॉरी, अरे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसको में क्या, भारत का नेपोलियन का चर्चा किए हैं कौन, विसेंट आर्थर स्मिथ। अब क्यों कहा गया, क्यों कहा गया भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया। तो देखिए आर्यावर्त के 9 राजा, किसको आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजा। क्या, आर्यावर्त का जो शासन चल रहा था इंडिया में, तो आर्यावर्त का 9 राजा और दक्षिणावर्त, देखिए नीचे में तमिलनाडु, इसमें दक्षिणावर्त के 12 राजा को पराजित किया था। क्या, 12 राजा को, आर्यावर्त के 9 राजा को हराया और दक्षिणावर्त के 12 राजा को हराया। इसी के चलते, इसी के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आइए यहां तक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या देखें कि कुमार देवी के गर्भ से, क्या, कुमार देवी के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म होता है। किसका, समुद्रगुप्त का जन्म होता है। और इसका शासनकाल देखेंगे हम लोग कि 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहता है। और ये अपना राजधानी, समुद्रगुप्त अपना राजधानी को
पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है। कहाँ? पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है। और इसका जो प्रमुख उपाधि था तो कविराज, विक्रमक और श्री विक्रमक। क्या? श्री विक्रमक। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध अगर उपाधि पूछेगा तो भारत का नेपोलियन। क्या? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कौन कहा? तो देखिए, विसेंट आर्थर स्मिथ। क्या? विसेंट आर्थर स्मिथ भारत का नेपोलियन कहा था। किसको? समुद्रगुप्त को। कौन सा पुस्तक में कहा था? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ। और क्यों कहा था? क्यों कहा था? तो आर्यावर्त के 9 राजा। कहा? आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजा को हराया था, पराजित किया था। और उसी के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। और इसके प्रसिद्ध कवि पूछेगा तो हरिसेन। कौन? हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे थे। क्या? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। दरबारी कवि, प्रमुख दरबारी कवि अगर पूछेगा कि समुद्रगुप्त का प्रमुख दरबारी कवि कौन था तो वो था कौन? हरिसेन। कौन? हरिसेन। अब देखिए, अकबर के आदेश पर, किसका? अकबर के आदेश पर इलाहाबाद। क्या? अकबर के आदेश पर इलाहाबाद शिफ्ट किया था 21 का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। किसको? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। हाँ, ये हम लोग कहा था। देखिए, इसका अगर प्रमुख दरबारी कवि पूछेगा, क्या? अगर समुद्रगुप्त का प्रमुख दरबारी कवि पूछेगा तो किसको लगाना है? हरिसेन को। किसको? हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। तो उसको अकबर के आदेश पर कौन ले गया था? जहांगीर। कौन? जहांगीर इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया था। कहा? जहांगीर जो है अकबर के आदेश पर जहांगीर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को कहा शिफ्ट किया था? तो इलाहाबाद शिफ्ट किया था। कहा? इलाहाबाद शिफ्ट किया था। कौन सा अभिलेख को? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। कौन शिफ्ट किया था? तो जहांगीर। कौन? जहांगीर शिफ्ट किया था। अकबर के आदेश पर जहांगीर ने इलाहाबाद शिफ्ट किया था। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर। और देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है। मोटामोटी हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्या? कि सिक्का पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। जिससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। इसको से सिक्का पर बीना बजाते हुए से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। और देखिए, मेघवर्मन के आदेश पर, किसके? मेघवर्मन के आदेश पर बोधगया में, कहा? बोधगया में संघाराम विहार की स्थापना किया था। क्या? देखिए, मेघवर्मन के आदेश पर बोधगया में संघाराम विहार की स्थापना किया था। क्या? मेघवर्मन के आदेश पर बोधगया में संघाराम विहार के स्थापना किया था। और इसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान अगर पूछे, इसके अगर दरबार का प्रसिद्ध विद्वान पूछेगा कि समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कौन था तो सुबंधु था। कौन? सुबंधु जो थे वो समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध विद्वान थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।